हेलो डियर स्टूडेंट्स। और अभी हम लोग आपके सिलेबस का यूनिट 3 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 3 में आपका सिलेबस एक बार मैं देख लेता हूँ। भारतीय एवं पाश्चात्य वाद्य वर्गीकरण का अध्ययन, वितत वाद्य का स्पष्टीकरण, गायन के परीक्षार्थियों के लिए तानपुरा तथा वाद्य के परीक्षार्थियों के लिए अपने अपने वाद्य का संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन। तो यहाँ पे मैं तानपुरे का आपको बताऊँगा, है ना। जो वर्गीकरण वाला टॉपिक है वो मैंने, मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो कि मैंने जब मैं मास्टर्स में था तो शायद मैंने बनाया था भारतीय संगीत वाद्य लालमणि मिश्र जी की पुस्तक से। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ना शुरू करते हैं। संगीत वाद्यों का वर्गीकरण, ये थोड़ा डिटेल्ड टाइप का वर्गीकरण है ना। ये सांगीतात्मक ध्वनियाँ नखज, वायुज, चर्मज, लोहज तथा शरीरज होती हैं। मतलब वाद्यों को ना पांच नाद के, मतलब पांच भेद के अनुसार बांट दिया गया कि ध्वनि किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। तो नखज से, नाखून से, वायुज से, चर्मज से, लोहज से या लोहे के किसी माध्यम से, चर्मज मतलब चमड़े से, है ना, या शरीरज, शरीरज मतलब कंठ ध्वनि को शरीरज बोल दिया। वीणा आदि वाद्य नखज है ना। बंशी आदि वाद्य वायुज, मृदंग वाद्य चर्मज, ताल मंजीरा आदि को लोहज बोला, है ना, तथा कंठ ध्वनि को शरीरज। इन पांच प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने वाले वाद्यों को पंचमहा वाद्यनी कहा गया है। इनमें से एक ईश्वर द्वारा निर्मित है और अन्य चार के वाद्य मानव द्वारा निर्मित है। मतलब जो हमारा कंठ है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, बाकी सारे मानव द्वारा। कोहल जी के अनुसार यह पांच प्रकार की हैं। भरत मुनि और दतिल मुनि ने इनकी संख्या चार मानी है, तत्, अवनद, घन और सुशिर, जो कि अभी भी हम लोग मानते हैं। नारद ने तीन माना, तत्, आनद और घन। ठीक है, नारद ने तीन माना, बाकी भरत और दतिल ने चार माना। गरुड़ा के अनुसार यह पता चलता है कि जिन्होंने कंठ ध्वनि को वाद्य ध्वनि के अंतर्गत रखा उन्होंने कुल पांच प्रकार माना, और जिन्होंने कंठ ध्वनि को वाद्य ध्वनि से अलग माना उन्होंने कुल चार प्रकार माना। जो तीन ध्वनि मानते हैं वे चार क्यों नहीं मानते, यह स्पष्ट नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि वर्गीकरण जो था उसमें भरत और दत्तिल का जो वर्गीकरण था उन्होंने चार माना। कौन सा? तत्, आनद, अवनद, घन और सुशिर। नारद ने तीन माना, तत्, आनद और घन, है ना। इसमें ये बोल रहा है कि जिन्होंने वोकल को इंस्ट्रूमेंट समझा, मतलब कंठ ध्वनि को वाद्य ध्वनि के अंतर्गत करके डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने शरीरज करके एक और कैटेगरी बना दी, जिससे टोटल जो कैटेगराइजेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वर्गीकरण है, वो पांच का हो जाता है ना। और जिन्होंने वाद्य कंठ को एक अलग ही चीज माना, वाद्य के अंतर्गत नहीं रखा, उन्होंने चार माना, तत्, अवनद, घन और सुशीर, है ना। अब नारद जो है तीन मानते हैं, तत्, आनद और घन। तो वो तीन क्यों मानते हैं, इसका कुछ ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है ना। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। नाद भेद को यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो नाद वाद्यों को चतुर्विध वर्गीकरण में समाविष्ट मिलते हैं। प्राचीन, मतलब चतुर्विध में मतलब चार प्रकार में वर्गीकृत हैं। प्राचीन युग में विकसित वाद्यों के प्रकारों को देखते हुए महर्षि भरत का वर्गीकरण सर्वथा उचित तथा पर्याप्त प्रतीत होता है। मतलब प्राचीन समय से जो वर्गीकरण है जो महर्षि भरत ने किया वो पर्याप्त प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद एक श्लोक है। इन चारों प्रकार के वाद्यों के लक्षण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, तत्, अवनद, घन और सुशीर क्रमशः तंत्री वाद्य, पुष्कर वाद्य जो कि ताल वाद्य तथा वंशी वाद्य है। उस समय समस्त वाद्यों को अतोद्य अतोद्य भी कहते थे। मतलब प्राचीन समय में सभी वाद्यों को क्या बोला जाता था? अतोद्य। ये देखिए, ये नेट में भी पूछा गया है कि प्राचीन समय में सभी वाद्यों को क्या बोला जाता था, तो उनको अतोद्य बोला जाता था, है ना। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि एवं महर्षि कालिदास जी ने तूर्य शब्द का प्रयोग किया। तो तूर्य का भी मतलब क्या है? वाद्य ही है। किसने प्रयोग किया? महर्षि वाल्मीकि और कालिदास ने। महाभारत में तूर्य, पाली में तूरिया शब्द का प्रयोग वृंदवादन के लिए हुआ है। मतलब पाली में तूरिया शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वृंदवादन। मतलब वृंदवादन मतलब ऑर्केस्ट्रा के लिए, जिसमें कई सारे वाद्य एक साथ बजाए जाते हैं। फिर विमान तंतु एक ग्रंथ है। विमान तंतु में तूर्य पंचांगिक के अंतर्गत पांच प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है। आतत वितत घन और सुशीर। तो एक आतत हो गया, वितत हो गया, आतत वितत घन और सुशीर। ठीक है, भरत के अवनद्ध के स्थान पर वितत का प्रयोग हुआ, है ना। और तातनद नाम का एक नया वर्गीकरण आया। वितत शब्द का प्रचार तानसेन के बाद से हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि वितत शब्द का जो प्रचार है वो तानसेन के बाद से आया। भरत के अवनद के स्थान पर वितत आ गया, है ना।
और वितत का जो प्रचार है वो तानसेन के बाद से आया। तानसेन ने तत्, वितत, घन और सुशिर, तो अवनद्य की जगह उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? वितत का। ये क्या था पहले? अवनद्य था। तो जो भरत का अवनद्य था वो आगे जाके वितत हो गया। ठीक है, अब देखिए विमान तंतु में हमें क्या मिलता है वर्गीकरण? आतत, वितत, है ना। तो तत् को आतत बोल दिया, इसको वितत बोल दिया, अवनद्य, घन। इसमें अच्छा, इसमें 5 क्लासिफिकेशन है। घन, सुशिर वैसा ही है ना। इसमें एक आतत हो गया जिसको हम तत् भी बोल सकते हैं, एक वितत हो गया, ठीक है, जिसको हम अवनद्य बोलना चाहिए, या इसको अवनद्य बोलना चाहिए, और इसको हमें वो बोलना चाहिए जिसको हम शायद एक को हम प्रहार करके बजा रहे हैं और एक को हम घर्षण करके बजा रहे हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। तानसेन ने अवनद्य के स्थान पर वितत का प्रयोग किया। इसका आधार संगीत चूड़ामणि है। संगीत चूड़ामणि में भी अवनद्य की जगह जो है वो वितत है। इसमें पाली साहित्य के आचार्यों का प्रभाव परिलक्षित होता है, क्योंकि अभी तक की खोज के अनुसार विमान तंतु तुरीय के अंतर्गत जिन 5 प्रकार के वाद्यों का उल्लेख किया गया है उसमें तत् को आतत, है ना, और अवनद्य को वितत बताया गया है। ठीक है, तत् को क्या बोल दिया उन्होंने? आतत, और अवनद्य को वितत बता दिया। किसी भी पंक्ति में तत्, वितत, घन, सुशिर शब्द योजना बैठ जाती है। ठीक है, देखिए तत्, अवनद्य, घन और सुशिर बोलने में थोड़ा कठिन हो रहा है। तत्, वितत, घन, सुशिर बोलना ज़्यादा आसान है ना, अत्यंत आसान होता है, किंतु वितत के स्थान पर अवनद्य अवनद्य शब्द बोलना थोड़ा सा असुविधा होती है। ठीक है, इस प्रकार मध्य युग से यह 2 धाराएं चल पड़ी। महर्षि भरत के अनुसार ग्रंथों के अवनद्य शब्द मिलता था, लेकिन कलाकारों के बोलचाल की भाषा में वितत का प्रयोग होता है। अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बुक्स में कुछ लिखी होती है लेकिन उसका बोलचाल की भाषा में या डॉक्यूमेंटेशन कुछ और है और प्रयोग कुछ और है। तो उसी प्रकार से इसमें ये बता रहा है कि अवनद्य तो लिखा रहता था लेकिन उसको बोलते थे वितत, है ना। यह पता चलता है कि वितत शब्द पाली साहित्य से जन्मा है। मध्य युग के बाद हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषा हो जाने पर हिंदी ने अपना संबंध संस्कृत से बढ़ाया और फलता अवनद्य शब्द पुनः प्रचार में आ गए। तो मध्य युग के बाद हिंदी का जो है संबंध जो है वो संस्कृत से बढ़ा और वापस अवनद्य शब्द जो है वो प्रयोग में आ गया, और वितत शब्द एक अलग जो है प्रचार में चलने लगा। तो इस प्रकार से 2 धाराएं चलने लगी। इधर कुछ सीधे साधे कला मर्मज्ञों ने सोचा कि तत्, वितत, अवनत, घन और सुशीर ये 5 शब्द हैं और वर्गीकरण केवल 4 किया। अतएव उन्होंने तत् से वितत शब्द का मेल खाने के कारण यह कल्पना कर ली कि तत् वह तंत्री वाद्य है जिस पर प्रहार कर बजाते हैं और वितत वह तंत्री वाद्य जिसे रगड़ कर बजाते हैं। तो इसमें ये लालमणि मिश्र जी अपने पुस्तक में ये बताना चाह रहे हैं कि वितत कोई वर्गीकरण नहीं है। यह एक गलती से या एक मतलब सामाजिक भेद के कारण वितत एक शब्द ऐसा जन्मा, और जो कला मर्मज्ञ हैं जो कला की साधना करते हैं उन्होंने ये सोचा कि वितत भी एक प्रकार का वर्गीकरण है और जो कि वो तत् से मिलता जुलता है, इसलिए तत् को उन्होंने वह वाद्य बताया जिसे हम प्रहार करके बजा रहे हैं जैसे सरोद, सितार, और वितत में उन वाद्यों को रखा जिन्हें हम घर्षण करके बजा रहे हैं। तो ये जो मान्यता है वो आज भी मानी जाती है। जैसे वितत वाद्य पूछेगा आपका नेट वगैरह के एग्जाम में तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट बताना है जिसको आप बो से या कमानी से बजा रहे हैं, जैसे आपका सारंगी हो गया, जैसे वायलिन हो गया, है ना। इन सब वाद्यों को आप वितत में रखेंगे। तत् में आप सितार, सरोद, और मुख्यतः तो ऐसे देखा जाए तो तत् वितत अलग अलग नहीं है, उसको तत् में ही आना चाहिए। तो ऐसे मुख्य जो वर्गीकरण है वो 4 है: तत्, अवनद, घन और सुशीर। ठीक है, यह भ्रामक वर्गीकरण कुछ समय तक चला और आज भी इसे मानते हैं, किंतु इसका कोई आधार नहीं। तो देखिए इसको आज भी हम मानते हैं बट इसका आधार तो नहीं है ना। उसके बाद नया वर्गीकरण की आवश्यकता हमें कैसे पड़ी? आतत वितत, वह वाद्य जिसमें आतत वितत उपंग, वह वाद्य जिसमें चमड़ा भी हो और तार भी हो और तार का प्रयोग स्वर की अपेक्षा ताल और लय में हो रहा हो। इसकी प्रथम कल्पना विमान वत्थु में पाई जाती है। ठीक है, ऐसा वाद्य जिसमें तार भी हो, चमड़ा भी हो और तार का उपयोग जो है वो ताल देने में प्रयोग किया जा रहा है। फिर उसके बाद संगीत पाठ नामक ग्रंथ। हालांकि देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नए वर्गीकरण की आवश्यकता है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप ऊपर यहाँ तक समझ गए। तो इसमें पूछा था वितत के बारे में, आपके सिलेबस में था कि वितत के बारे में बताइए, तो यहाँ से आपका वितत वाला चीज़ क्लियर हो जाता है कि वितत का मतलब जिसको हम बो से या कमानी से बजा रहे हैं। लेकिन ये जो वर्गीकरण है ये भ्रामक है,
है ना, इसका आधार नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रचार हो गया है इसका कि ये आज भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आपका सिलेबस में है विततवाद्य का स्पष्टीकरण, तो विततवाद्य का स्पष्टीकरण हो गया, भारतीय वाद्य वर्गीकरण हो गया। उसके बाद भारतीय वाद्य वर्गीकरण में अभी जो वर्तमान में जो प्रचलित है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वाद्यों का वर्गीकरण, संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष स्थान है। वाद्य यंत्रों का निर्माण संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन से किया जाता है। वाद्य यंत्रों द्वारा लयबद्ध रूप से मधुर संगीत में ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, अतः संगीत में वाद्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि वाद्य का इतिहास मानव संस्कृति के प्रारंभ से हो रहा है, प्राचीन काल में आधुनिक काल तक, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न वाद्य यंत्रों की उत्पत्ति एवं विकास हुआ है। अतः इन सभी प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक कालों को आधार मानते हुए भारतीय संगीत के वाद्यों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण निम्न है। ठीक है, कौन सा तत्व, जितने तार वाले हैं उसको हम तत्वाद्य में रखते हैं। तो इसमें आपका आ गया तंत्र पर आघात करके, तंत्र पर घर्षण करके। मध्य वर्ग के अंतर्गत सितार, सरोद तथा विभिन्न प्रकार की वीणाएं, तानपुरा, संतूर इत्यादि वाद्य यंत्र होते हैं। इन्हें केवल उंगलियों पर प्रहार करके अथवा लकड़ी इत्यादि से प्रहार करके या मिजराब से, जावा से, कोण से, त्रिकोण से उसको वो करके बजाते हैं, है ना। जबकि घर्षण से ध्वनि करने वाले वाद्य में तार पर गज से रगड़कर ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, जैसे इसराज, सारंगी, बेला इत्यादि, है ना। पर्दे वाले वाद्य स्वर को उत्पन्न करने की दृष्टि से भी 2 वर्गों में बांट दिया जाता है, पर्दे वाले और बिना पर्दे वाले। पर्दे वाले में सितार, इसराज आ गया, बिना पर्दे वाले में सरोद, तानपुरा, स्वरमंडल इत्यादि आपका आ जाएगा। फिर आता है घन वाद्य। तो घन वाद्य जो किसी धातु से, किसी मटेरियल से बने हों, है ना, और उन ताल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको घन वाद्य बोलेंगे। घन वाद्य ऐसे थाप यंत्र होते हैं जिनमें किसी ठोस वस्तु पर आघात करने से उनमें कंपन किया जाता है। घन वाद्यों का अंतर्गत अग्रलिखित वाद्य यंत्र आते हैं, जैसे झांझ, मजीरा, करताल, काष्ठतरंग, मोरचंग इत्यादि। ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से घन वाद्यों को पुनः 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग के अंतर्गत ऐसे वाद्य आते हैं जिनमें किसी वस्तु जैसे लकड़ी की डंडी पर प्रहार करने से ध्वनि की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे जल तरंग, नल तरंग, काष्ठ तरंग, घंटा, जैसे किसी लकड़ी से हम उस धातु पर प्रहार करें। दूसरे वर्ग के अंतर्गत ऐसे वाद्य यंत्र आते हैं जिनमें वाद्यों के 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं, जिनमें आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे घुंघरू, झांझ, करताल, मंजीरा इत्यादि। उत्पन्न करने की दृष्टि से पुनः इन्हें 2 भाग में बांटा गया है। पहला वर्ग ऐसे वाद्यों का जिन्हें प्रयोग प्रयोग गीत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे जल तरंग। तो जल तरंग में ऐसे ऐसे 12 जो है, 12 से अधिक मतलब 24 या 36 ऐसे ग्लास में अलग अलग वाटर को फिल करके, है ना, जल तरंग बनाते हैं जिसमें गीत प्रोड्यूस होता है ना। ऐसे तो मैंने बताया कि घन वाद्यों को ताल देने में यूज़ किया जाता है, बट अगर स्वर देने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो पहले कैटेगरी में आ गया, और अगर ताल देने के लिए यूज़ किया जा रहा है जैसे मजीरा, करताल, घटम, तो ये आपका दूसरी कैटेगरी में आ गया। उसके बाद आता है सुशिर वाद्य। तो जितने भी वायु से बजने वाले वाद्य हैं उनको सुशिर वाद्य बोला जाएगा। इसमें हारमोनियम, क्लैरोनेट इत्यादि आ जाएंगे। इसमें प्रथम वर्ग के अंतर्गत वादक अपने मुख से वाद्य यंत्रों के वायु से संचारित करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न वाद्य जैसे बांसुरी, शहनाई, नादस्वरम आता है। द्वितीय वर्ग में आपका जो मुख से न होकर किसी यंत्र के द्वारा वायु प्रवेश होता है, जैसे ऑर्गन, एकॉर्डियन, हारमोनियम इत्यादि। सुशिर वाद्यों में स्वर उत्पन्न करने की दृष्टि से पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहले में क्या है, जिसमें स्वर उत्पन्न करने के लिए वादक अपनी उंगलियों से सीधे छिद्र को खोलता और बंद करता है, जैसे शहनाई, नादस्वरम, बांसुरी इत्यादि। और दूसरा वो है जिसमें ऐसे वाद्य यंत्र आते हैं जिसमें छिद्र को बंद करने के लिए कोई चाबी लगी होती है, जैसे क्लैरोनेट, सैक्सोफोन इत्यादि। ठीक है, अवनद्ध वाद्य मतलब, अवनद्ध मतलब नढ़ा हुआ या बंधा हुआ। बांधने के लिए एक शब्द होता है नढ़ना या बांधना, तो वहां से ये शब्द आया अवनद्ध, जिसको हम बांध दे रहे हैं। अवनद्ध वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तने हुए चमड़े को कंपन उत्पन्न कर ध्वनि निकाला जाता है। मतलब चमड़े को हम रस्सी से या चमड़े से ही नड़ देते हैं, बांध देते हैं। अवनद्ध वाद्यों के अंतर्गत विभिन्न वाद्य यंत्र आते हैं, जैसे तबला, पगावज, ढोलक, दक्षिण भारतीय मृदंग, है ना, तबील आदि। अब इसमें भी 2 वर्ग है। पहले वर्ग में ऐसे वाद्य यंत्र आते हैं जिसमें वादक अपनी नग्न उंगली का प्रयोग कर पखावज बजाते हैं, जैसे पखावज, ढोलक, नाल। दूसरे वर्ग में ऐसे वाद्य यंत्र आते हैं जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए लकड़ी या छड़ी का प्रयोग होता है, जैसे तबील, चंडा, ताशा इत्यादि, जैसे ड्रम्स भी बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद है स्वर उत्पन्न करने की दृष्टि से भी अवनद्ध वाद्यों को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जिसका इच्छा अनुसार स्वर मिलाते हैं, जैसे तबला, मृदंग, जिसमें हम स्वर मिला सकते हैं। जिसमें स्वर नहीं मिला सकते उसमें चंडा, ताशा, धुक्कर इत्यादि। ठीक है,
अब आपका है दूसरा जो आपका टॉपिक है इसमें, इसी यूनिट में, वो है गायन के परीक्षार्थियों के लिए तानपुरे तथा वाद्य के परीक्षार्थियों के लिए अपने अपने वाद्य का संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन। तो आपका जो तानपुरा है मैं उसका आपको बता दूंगा ऐतिहासिक अध्ययन, उसकी उत्पत्ति। तानपुरे को तानपुरा को वाद्य यंत्रों में तंबूर, तंबूरा, तंबूरी, तंबुरु, तुम्बूर मतलब इत्यादि इतने सारे बहुत सारे नामों से जो है संबोधित किया गया। प्राचीन समय में तंबुरु नाम के गंधर्व वाद्य नाटक आदि हो चुके। तो तम जो तंबूरा नाम से क्या क्या हो चुका है, एक गंधर्व भी हो चुका है, एक वाद्य भी हो चुका है, नाटक भी हो चुका है। नाट्य शास्त्र एवं संगीत रत्नाकर में तंबुरु शब्द नहीं मिलता, किंतु कुंभा के संगीत राज में तंबरी, वीणा एवं सुधा कलश तथा पंडित विद्याविलासी ने तुम्बरू की वीणा का उल्लेख किया है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता, संगीत रत्नाकर में नहीं मिलता, किस में मिलता है? संगीत राज, किसका द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा या केवल कुंभा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सुधा कलश तथा पंडित विद्याविलासी ने तुम्बरू की वीणा का उल्लेख किया है। ठीक है, लोगों के अनुसार कद्दू का हिंदुस्तानी नाम तुम्बा होने से इसका तुम्बरू नामकरण किया गया। ठीक है, लोगों के अनुसार कि तो कद्दू का जो कद्दू को भी तुम्बा बोलते हैं कहीं कहीं जगह, तो इसलिए इसको जो है हमने तुम्बा बोला, इसलिए इसने हमने इसको हमने तंबूरा बोला। डॉक्टर कर्ट सेक ने तंबूरे को फारसी शब्द बताया जिसे भारत ने अपनाया, किंतु अब्दुल रज़ाक के अनुसार तंबूरा शब्द न अरबी न फारसी बल्कि यह भारतीय शब्द है। उसके बाद आता है अष्टछाप संप्रदाय के कुंभन दास ने अपने पदों से सुरबीन नामक वाद्य का उल्लेख किया। कीर्तनाचार्य चंपकलाल छबील दास नायक का कथन है कि सुरबीन को ही तंबूर कहा जाना चाहिए। पंडित अहोबल ने 8 प्रकार की वीणाओं में तंबूर का नाम लिया। ठीक है, पंडित अहोबल ने बहुत सारे वीणाओं का उल्लेख किया, जिसमें से एक तंबूर वीणा या तंबूरी वीणा थी, जिसके 2 प्रकार होते हैं, निबद्ध और अनिबद्ध। तो निबद्ध मतलब जिसमें जो बंधा हुआ, अनिबद्ध जो खुला हुआ। तो निबद्ध मतलब जिसमें पर्दे बंधे हुए होते थे उसको निबद्ध तंबूरी वीणा, और जिसमें पर्दे नहीं बंधे हुए होते थे उसको अनिबद्ध तंबूरी वीणा बोला गया, है ना। तो जो निबद्ध तंबूरी वीणा हुआ वो आज का सितार बोल सकते हैं, और जो अनिबद्ध तंबूरी वीणा हुआ उसको हम आज का तानपुरा बोल सकते हैं। ठीक है, राधा गोविंद संगीत सार में भी तंबूरे 2 प्रकार के हैं, निबद्ध एवं अनिबद्ध बताया गया। वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि अनिबद्ध प्रकार गायन में स्वर देने के उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो अनिबद्ध प्रकार है उसको गायन में स्वर देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। राधा गोविंद संगीत सार में भी तंबूरे के 2 प्रकार है, निबद्ध अनिबद्ध। ठीक है, और जो अनिबद्ध प्रकार है उसको गायन में स्वर देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब आज का जो तानपुरे का काम है सेम वो करता था। अब अबुल फजल ने भी स्वर वीणा का वर्णन किया है। स्वर वीणा का जो हिंदू बीन के समान होती है वह 3 तार का होता था, किंतु उसमें पर्दे नहीं होते थे। तो जब पर्दे नहीं होते थे तो यही माना जा सकता है कि जो सुर बीन है वो भी एक तानपुरा है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, आइए पढ़ते हैं। अष्टछाप के पदों में उल्लेखित सुरबीन, आईने अकबरी में वर्णित स्वरबीन तथा अकबर कालीन चित्र में तानपुरे के समान प्राप्त चित्र के आधार पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि भारत में तानपुरे का प्रचलन 16वीं सदी में हो गया था। तंबूरे को ही परिवर्तित काल में तानपुरा कहा जाने लगा। इस प्रकार सुरबीन अथवा स्वरवीणा, अनिबद्ध तानपुरा, अनिबद्ध तंबूरा तथा वर्तमान में प्रचलित तानपुरा एक ही बात है। तो ये हो गया तानपुरे का मतलब कहाँ से वो उत्पत्ति हो रही है, किस प्रकार से उसको पहले क्या बोला जाता था। भरत के नाट्य शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं है, शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन महाराणा कुंभा के ग्रंथ में उसका उल्लेख है, सुधा कलश ने उसका उल्लेख किया, है ना। उसके बाद उसको कहीं तंबूरा बोला जा रहा है, कहीं पे उसको अनिबद्ध तानपुरा बोला जा रहा है, अनिबद्ध तंबूरा बोला जा रहा है, जिसका काम केवल स्वर देना है ना, उसमें पर्दे नहीं है। 2 प्रकार के तंबूरों का जो है उल्लेख हो रहा है, निबद्ध और अनिबद्ध। तो जिसमें अनिबद्ध वाला जो है राधा गोविंद संगीत सार में बोला जा रहा है कि अनिबद्ध वाला है जिसका काम स्वर देना है, तो उसको हम तानपुरा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 3 4 5 पॉइंट्स में, जैसे मैंने 8 पॉइंट्स में उसको कंक्लूड कर दिया, तो इस प्रकार से आप इसको 5 6 7 पॉइंट में इसको अपने हिसाब से
पैराग्राफ वाइज, या जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका एक हेडिंग भी बना लीजिए। जैसे इसमें तो हेडिंग नहीं है, जो भी आपको इसमें मेन बात लग रही है उसका हेडिंग बना करके पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये एक उत्पत्ति का आपका बड़ा अच्छा सा एक आंसर बन जाएगा। अब तानपुरे का विकास देखते हैं क्या है। भरत के काल में प्रत्यंग वीणा में घोषा का उल्लेख मिलता है। यह सहायक वीणा भी है। ये सहायक वीणा थी। इसका कार्य संभवतः स्वर देना ही रहा होगा, जो कार्य आज तानपुरा करता है। तो भरत काल में कौन सा था? प्रत्यंग वीणा। प्रत्यंग वीणा घोषा में घोषा का एक उल्लेख मिलता है, जिसका काम था स्वर देना। तो ये तानपुरे के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कालक्रम में घोषा के तारों में वृद्धि हुई होगी और मध्यकाल में सुरबीन या स्वरवीणा या तंबूरा के रूप में प्रचलित रहा होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कालक्रम में घोषा के तारों में वृद्धि हुई होगी और ये जो है वो तंबूरा के रूप में प्रचलित हो गया, स्वरबीन या स्वरवीणा या तंबूरा के रूप में। ध्वनि गुंजन की दृष्टि से 20वीं सदी में अनेक प्रसिद्ध गायकों ने कुछ सुधार भी किया। ये गायकों के लिए ही नहीं बल्कि वादकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण वाद्य बन चुका। जैसे जो आधुनिक काल में जो संगीतकार या गायक थे, उन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके तानपुरे को बनवाया। जैसे हम मिर्च के बारे में देखते हैं तो मिर्च के जो बहुत सारे जो तानपुरा मेकर्स हैं वो लोग ये भी बताते हैं कि अब्दुल करीम खां, ये लोग आते थे और बैठ करके मतलब प्रॉपर साउंड के ऊपर रिसर्च करके तानपुरे का निर्माण करते थे। तो उस हिसाब से तानपुरे का डेवलपमेंट भी हुआ समय के साथ। तो अभी जो है तानपुरे का प्रयोग केवल गाने के लिए नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी होता है, कि कोई सितार वादक है या संतूर वादक है तो बैकग्राउंड में वो तानपुरा अपना बजवाते हैं या तानपुरी भी बजवाते हैं। संगीत पारिजात एवं राधा गोविंद संगीत सार में अनिबद्ध तंबूरा ही आधुनिक तानपुरा है। ठीक है, आधुनिक सितार व सरोद वादकों ने तानपुरे की आकृति को छोटा करके प्रयोग में लाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी तारता में वृद्धि आ गई और इस तानपुरे को तंबूरी नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका तानपुरे का उत्पत्ति और उसका विकास या उसका एक ऐतिहासिक वर्णन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 3। अब हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।